सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस के आधार पर हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। पहले दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, आज का जो टॉपिक है वो हम लिंग और वचन वाला टॉपिक करेंगे अपना कंप्लीट। ये एक ग्रुप है, ठीक है। अब तक जो भी आपने पढ़ा है वो सारी चीजें ग्रुपों में पढ़ी है। जैसे शब्दावली भी एक ग्रुप था, अगर शब्दावली को हम एक ग्रुप माने तो इसको दो मानो। और इसके अंदर जो टॉपिक आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? एक तो लिंग वाला टॉपिक है, दूसरा वचन वाला टॉपिक है, तीसरा जब आप लिंग वचन पढ़ लोगे तो आप वाक्य पढ़ोगे, चौथा इसके अंदर आप वाच्य पढ़ोगे, इसके बाद पांचवा इसके अंदर आप काल पढ़ोगे, और छठा इसके अंदर आप वर्ती और पक्ष पढ़ोगे। वर्ती और पक्ष, तो ये 6 टॉपिक इस ग्रुप के हैं। जो अब जो आपकी क्लासें होगी इस सप्ताह और अगले सप्ताह वो सारे इन टॉपिक की होगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे वाक्य, वाच्य, काल, वर्ती और पक्ष, जब ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे तो फिर एक टॉपिक आप पढ़ोगे यहाँ पे 7वां, और वो है वाक्य अशुद्धियां। वाक्य अशुद्धियां, क्योंकि वाक्यों में अशुद्धियां का पता आपको कैसे चलेगा? जब आपको लिंग वचन के बारे में पता हो, जब आपको वाक्य, वाच्य, काल के बारे में पता हो, क्योंकि क्रियाओं की वजह से भी कई बार वाक्य अशुद्धि होता है। जब आपको वर्ती और पक्ष के बारे में पता है तब आपको वाक्य अशुद्धियों के बारे में पता चलेगा। तो आने वाले समय में जो हमारे टॉपिक होंगे दोस्तों वो हमारे ये टॉपिक है। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले है शुद्ध वर्तनी। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ये अपने आप में क्वेश्चन बनता है लिंग का। एक ऑप्शन में ये दे दिया है, दूसरे ऑप्शन में ये दे दिया है, और तीसरे ऑप्शन में ये दे दिया है। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से, और चौथा दे दिया सभी। इनमें से शुद्ध वर्तनी बताइए कौन सी है। तो सारे बच्चे एक बार जब भी आपको रिप्लाई करने के लिए कहा जाए तो सारे बच्चे रिप्लाई जरूर करें, ठीक है। ये वाला लिंग, ये वाला लिंग, और इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, पहला क्वेश्चन हमारा बनता है ये। दूसरा प्रश्न बनता है हमारा लिंग की परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है या इसका शाब्दिक अर्थ। दूसरा प्रश्न बनता है शाब्दिक अर्थ। तो लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है, लिंग का शाब्दिक अर्थ, लिंग का शाब्दिक अर्थ, इस लिंग के शाब्दिक अर्थ में एक होता है संकेत, एक होता है निशान, एक होता है प्रतीक, और एक होता है पहचान। तो ये बेसिक प्रश्न है जो अपने आप में यहाँ से पूछे जाते हैं। पहले वाले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर है वो है थर्ड। अपने आप में ये कहलाता है दोस्तों तत्सम। तो ये क्या है, तत्सम शब्द है, और ये कहलाता है अर्ध तत्सम। क्या कहलाता है? अर्ध तत्सम कहलाता है। तो यहाँ 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि इनमें से शुद्ध वर्तनी बताइए कौन सी है। तो शुद्ध वर्तनी ये है हमारी, क्योंकि मूल रूप से जो सबसे पहले आया था वो इसी रूप में आया था, क्योंकि ये जो 5वां वर्ण है कै वर्ग का, इसी के स्थान पे यहाँ अनुस्वार आया है। कै वर्ग के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं हमारे वो कौन कौन से आते हैं? कै, खे, गे, घे, और ये होता है 5वां। यहाँ जो ये अनुस्वार आया है वो इसी 5वें वर्ण अर्थात अनुनासिक वर्ण के स्थान पे आया है, इस वाले के स्थान पे आया है। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि इनमें से कौन सा तत्सम है, कौन सा तत्सम है। जो सबसे पुराना, सबसे पहला संस्कृत में शब्द बना, रूप बना किसी शब्द का, वो तो उसका तत्सम कहलाया, और उसका संस्कृत में ही जो परिवर्तन हुआ दूसरा नए रूप में, जैसे इसके स्थान पे यहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया तो ये अर्ध तत्सम कहलाया। ऐसे ही पूछा जाता है गंगा और गंगा में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला जो गंगा है हमारा ये कहलाता है अर्ध तत्सम, और ये वाला जो गंगा है प्यारे दोस्तों, ठीक है, ये वाला जो गंगा है ये कहलाता है तत्सम। अब इस 5वें वर्ण के स्थान पे हमने यहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया, जो मंगल में भी हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर ये जो अनुस्वार आया है इस वर्ण के स्थान पे आया। तो ये जो वर्ण है इसके स्थान पे किसका प्रयोग किया गया? अनुस्वार का प्रयोग। तो कई बार इनमें तत्सम और अर्ध तत्सम के रूप में पूछा जाता है, कई बार शुद्ध वर्तनी के रूप में पूछा जाता है। जब तक ऑप्शन में ये है तब तक ये दोनों शुद्ध वर्तनी है, और जब ऑप्शन में ये नहीं है तब शुद्ध वर्तनी आपका ये वाला लिंग और ये वाला गंगा होगा। दूसरा है शाब्दिक अर्थ। लिंग का शाब्दिक अर्थ संकेत भी होता है, निशान भी होता है, प्रतीक और पहचान भी होता है। तीसरा प्रश्न है लिंग की परिभाषा। लिंग की परिभाषा, लिंग की सही परिभाषा क्या है? जिस चिन्ह संकेत से, जिस चिन्ह संकेत से हमें किसी वस्तु पदार्थ, जिस चिन्ह संकेत से हमें किसी वस्तु पदार्थ प्राणी, वस्तु पदार्थ प्राणी के, जिस चिन्ह संकेत से हमें किसी वस्तु पदार्थ प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति, पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध
के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध या ज्ञान हो, बोध या ज्ञान हो, बोध या ज्ञान हो, पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध या ज्ञान हो, उसे बोध या ज्ञान हो, उसे लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। इसके बाद फोर्थ, लिंग के भेद। लिंग के 3 भेद होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, पुल्लिंग, इसी पुल्लिंग को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरा होता है स्त्रीलिंग, इस स्त्रीलिंग को हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो पुरुष जाति, जो पुरुष जाति जिससे किसी वस्तु प्राणी के पुरुषत्व, जिससे किसी वस्तु प्राणी के पुरुषत्व का ज्ञान हो, वो क्या कहलाता है? वो पुल्लिंग कहलाता है। जैसे मोर पुल्लिंग है, शेर पुल्लिंग है, ऐसे ही आदमी पुल्लिंग है, लड़का पुल्लिंग है, पेड़ पुल्लिंग है। इसके बाद जिससे किसी वस्तु प्राणी के स्त्रीत्व का या स्त्री जाति का स्त्रीत्व का बोध हो, वो क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे मोरनी, शेरनी, औरत, लड़की, बेटी, पृथ्वी, कुर्सी, छड़ी आदि। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे लिंग के 3 भेद होते हैं, उनमें से 2 आपके सामने है, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। जिससे पुरुष जाति का ज्ञान हो वो पुल्लिंग कहलाता है, और जिससे स्त्री जाति का ज्ञान होता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, जो बच्चे बाद में लाइव हो रहे हैं। तो आज लिंग वाला टॉपिक चल रहा है, और इसमें आपको पहला क्वेश्चन कराया गया लिंग का, कि इसकी शुद्ध वर्तनी लिंग की क्या होगी, और वो शुद्ध वर्तनी है आपकी ये वाली जो तत्सम के रूप में है। तो अर्ध तत्सम का मतलब आधा तत्सम होता है। दूसरा क्वेश्चन कराया गया शाब्दिक अर्थ। लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संकेत, निशान, प्रतीक और पहचान होता है। तीसरा लिंग की परिभाषा, जिस चिन्ह संकेत से हमें किसी वस्तु पदार्थ प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध या ज्ञान हो, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद 3 होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, और एक तीसरा जो भेद होता है वो कहलाता है उभय लिंग। क्या कहलाता है? उभय लिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो उभय लिंग है, इस उभय का अर्थ होता है दोनों। ये क्या होता है? उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों होता है। जिससे किसी वस्तु पदार्थ प्राणी के पुरुष व जिससे किसी वस्तु पदार्थ प्राणी के पुरुष व स्त्री जाति, जिससे किसी वस्तु पदार्थ प्राणी के पुरुष व स्त्री जाति के होने का, जिससे किसी वस्तु पदार्थ प्राणी के पुरुष व स्त्री जाति के होने का ज्ञान हो, वो क्या कहलाता है? पुरुष व स्त्री जाति के होने का ज्ञान हो, वो क्या कहलाता है? उभयलिंगी। ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी, जो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग, दोनों के लिए प्रयुक्त हो वह उभयलिंगी कहलाता है। वह उभयलिंगी कहलाता है। उभयलिंगी का मतलब हुआ जो पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में बताएं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम दोनों लिंगों में करते हैं।
बेटे आपको कितना भी समझा ले लेकिन आपकी बात चीज़ें समझ में आएगी नहीं, ठीक है। समस्या क्या है कि जो टॉपिक हमने पढ़ा दिया, जिसकी क्लास आपके पास है, उसकी पीडीएफ से आपका क्या लेना देना। और जब आपको किताबों से पढ़ना था तो फिर लाइव बैच से क्या कर रहे थे आप। समस्या क्या है आप लोगों में कि जिस समय जो चीज़ चल रही है उससे उस समय अपने आप को फ्री होने की आदत आपको डालनी नहीं है। आपको चीज़ें सेव करके रखनी है। मार्च में भाई का एग्जाम है, ठीक है, और पीडीएफ चाहिए क्योंकि मार्च में एग्जाम है। अभी जो चीज़ पढ़ाई थी अभी उसने जरूरत नहीं की है कि वो सारी चीज़ों से हम फ्री हो जाए। पीडीएफ किस चीज़ की मिलेगी आपको? जो चीज़ें आपको पढ़ा चुके हैं, और जो चीज़ें पढ़ा चुके हैं उसका लॉजिक बता चुके हैं, ढंग से करा चुके हैं, तसल्ली से। अगर उस समय वो चीज़ आपके क्लियर नहीं हुई तो क्या पीडीएफ से आप क्लियर कर लोगे? क्या पीडीएफ से आप उन चीज़ों को समझ लोगे? दूसरी चीज़ जो आपके काम की चीज़ होती है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जहाँ से क्वेश्चन आने हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि वो सारा का सारा मैं बोर्ड पे कराऊँ। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट दिया जाता है पीडीएफ के रूप में। तो वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरा कर्तव्य है कि वो टाइमली आपके पास पहुंचेगी। लेकिन समस्या क्या है आप लोगों के साथ? समस्या यह है कि चीज़ों की गैदरिंग करनी है, चीज़ों को इकट्ठा करना है। जितना मैं यहाँ बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, अगर इतना आप पचा जाओ तो इससे बाहर तो कुछ आना नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा क्यों देते हैं? इस बच्चे को दोबारा से बैच खरीदना ना पड़े, या किसी दूसरे एग्जाम के लिए आपको हिंदी ना पढ़नी पड़े दोबारा। उस वजह से वो एक्स्ट्रा कंटेंट, एक्स्ट्रा मैटर आपको देते हैं। इसीलिए अभी लिंक चल रहा है तो आप लिंक पे फोकस करो। जब पीडीएफ की बारी आएगी, ठीक है, तो सारी की सारी जो पीडीएफ है उस पर मैं अपने आप चर्चा कर लूँगा। तो उभयलिंग के अंदर कौन कौन से शब्दों का हम प्रयोग करते हैं? जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, सरपंच, पार्षद, सरपंच, पार्षद, प्रधान, चित्रकार, कलाकार, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, कलाकार, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर आदि। ये सारे के सारे उभयलिंगी शब्द हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम हिंदी में 3 प्रकार के लिंग प्रयोग कर रहे हैं। एक पुल्लिंग कर रहे हैं जो पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं, एक स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहे हैं जो स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं, एक हम उभयलिंग का प्रयोग कर रहे हैं जो दोनों जाति का ज्ञान कराते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का। तो ये जितने भी मैंने शब्द लिखे हैं सारे के सारे उभयलिंगी हैं, क्योंकि ये पुरुष भी बन सकते हैं और स्त्री भी है। राष्ट्रपति पुरुष भी है और स्त्री भी है। फिलहाल भारत में जो राष्ट्रपति है वो स्त्री है, उससे पहले पुरुष थे। तो राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में किया जाता है और समान रूप से किया जाता है। ऐसे ही उपराष्ट्रपति है, चाहे कैबिनेट मंत्री है, मंत्री है, डॉक्टर है, डॉक्टर बुला रही है, डॉक्टर बुला रहे हैं। कई बार सेंटेंस में दी गई क्रिया के आधार पर भी हमें शब्द का पता चलता है कि इसका हम दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जितने भी शब्द उभयलिंगी के रूप में लिखे हैं इन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा। नपुंसकलिंग का प्रयोग केवल संस्कृत में होता है, क्योंकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो वहाँ नपुंसकलिंग इस उभयलिंगी को ही कहते हैं, बस केवल नाम का अंतर है। जैसे फल शब्द है, फल पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। 2-3 बजे तक खोला बस, खोलते रहे। इसीलिए फल को संस्कृत में नपुंसकलिंग कहा जाता है। जी, तो आपको ये ध्यान रखना है, आज तक उभयलिंगी शब्दों में जो चीजें ज्यादातर पूछी जाती है वो यही। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे बहुत सारे शब्द है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़की है, ठीक है, और वो पुलिस में भर्ती हो गई, तो उसके लिए भी हम पुलिस शब्द का प्रयोग करें। और लड़का है, वो भी पुलिस में भर्ती हो गया, उसके लिए भी हम पुलिस का प्रयोग करें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा शब्द जो पुरुष और स्त्री दोनों जाति में हम प्रयोग करते हैं
उसी को क्या कहते हैं हम, उभयलिंगी कहते हैं। तो उभयलिंगी शब्दों में ज्यादातर आपसे ये पूछे गए, लेकिन जो पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है उनकी भी कुछ कंडीशन है। अब उनको कैसे पहचानोगे, तो उभयलिंगी तो हमारा समाप्त हो गया। और नपुंसक लिंग का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, नपुंसक लिंग का प्रयोग केवल और केवल संस्कृत में होता है। इस वाले लिंग का प्रयोग जो कि नपुंसक लिंग है, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं है, उसको नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फल शब्द है, न पुल्लिंग न स्त्रीलिंग, तो ये संस्कृत में नपुंसक लिंग कहलाएगा, हिंदी में नपुंसक लिंग शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अब पुल्लिंग शब्द को कैसे पहचानेंगे, जो पुल्लिंग शब्द है उसकी कुछ कंडीशन है, उसके आधार पे हम इनको करेंगे। जैसे प्रत्यय के आधार पे इसमें आ लगा हुआ है, तो जहां भी आ प्रत्यय, जैसे मोटा, ऐसे लोटा, ऐसे कमरा, ऐसे कुत्ता, इन सब के बाद में क्या है, ता, आ। तो किसी शब्द के अंत में अगर आ प्रत्यय लगाए तो वो पुल्लिंग शब्द का निर्माण करता है। यहाँ पे हमने शब्द ले लिया लड़का, तो इस लड़का में आ आया है तो ये पुल्लिंग है। और यहाँ हमने शब्द ले लिया लड़की, तो इसमें यहाँ अंत में ई आया है तो ये स्त्रीलिंग का बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे बेटा पुल्लिंग है, बेटी स्त्रीलिंग है, पुत्र पुल्लिंग है तो पुत्र स्त्रीलिंग है। तो आ प्रत्यय का प्रयोग अधिकांश शब्दों में 99.9% शब्दों में ये कंडीशन अप्लाई होती है, और इसी से आप भर्ती होंगे। तो आ प्रत्यय जिस शब्द के अंत में लगा होता है वो पुल्लिंग है, और ई जिसके अंत में लगा है वो 99.9% स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन 99% क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पानी शब्द में भी ई आया है, लेकिन पानी पुल्लिंग शब्द है। मोती शब्द में भी ई आया है, मोती पुल्लिंग है। दही शब्द में भी ई आया है, दही में भी ई आया, इन सब के अंत में ई है, लेकिन ये पुल्लिंग शब्द है। इसलिए 100% पे कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, 99.9%। हर कंडीशन का कोई ना कोई अपवाद हो सकता है, तो उस अपवाद पे जाना नहीं है आपको, जो भी अपवाद है वो आपको हम बताएंगे। जैसे ई अंत वाले अधिकांश शब्द जिसमें ई प्रत्यय लगा होता है, जैसे लड़की है, पुत्री है, पृथ्वी है, कुर्सी है, छड़ी है, घड़ी है, ठीक है, बेटी है, इन सब में ई आया है, ये स्त्रीलिंग होंगे। ऐसे ही आ प्रत्यय का प्रयोग जिन शब्दों के अंत में होता है तो प्यारे दोस्तों वो पुल्लिंग होते हैं। ऐसे आव, चढ़ाव, यहाँ पे आव लगा है। ऐसे ही आपा, बुढ़ापा, ये आपा का प्रयोग हो गया। ऐसे पन, लड़कपन, बचपन, पन प्रत्यय का प्रयोग हुआ। ऐसे लेन देन, तो यहाँ पे न, लेन और देन, ये क्या है अपने आप में, तो यहाँ पे आ, आव, आपा, पन और न प्रत्यय का जो प्रयोग किया, इसी वजह से हम इनको पहचान पा रहे हैं कि ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाए, ये सारे के सारे शब्द कहलाए हमारे पुल्लिंग। पर्वतों के नाम सारे पुल्लिंग होते हैं, जितने भी पर्वतों के नाम है, चाहे वो विंध्याचल है, हिमालय है, नीलगिरी है। महीनों के नाम सारे पुल्लिंग होते हैं, चाहे वो आषाढ़ है, सावन है, भादो है, अश्वनी है, कार्तिक है। वारों के नाम जितने हैं वो भी सारे पुल्लिंग होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, अपवाद है पृथ्वी को छोड़कर, इसको छोड़कर, पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी इसका अपवाद है। बाकी जितने भी ग्रह, सारे ग्रहों के नाम पुल्लिंग है। लेकिन पृथ्वी भी एक ग्रह है, लेकिन वो क्या है, स्त्रीलिंग, क्योंकि पृथ्वी के अंत में ई आया, ये भी कह सकते हैं। और चूंकि यहाँ कंडीशन है, कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ऐसे पेड़ों के जितने भी नाम है वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन किसको छोड़ के, चमेली को छोड़ के, तुलसी को छोड़ के, इमली को छोड़ के, अलसी को छोड़ के, इनको छोड़ के, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये क्या है, स्त्रीलिंग। चमेली, तुलसी, इमली और अलसी, इनको अगर छोड़ दे तो जितने भी पेड़ों के नाम है, चाहे वो पीपल है, नीम है, आम है, आड़ू है, अमरूद है, सागौन है, जामुन है, सब पुल्लिंग है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 99.9% ये कंडीशन अप्लाई करके हम अपने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग शब्दों को पहचान लेते हैं। और ये लिंग वाला जो क्वेश्चन है आता है पेपर में, लिंग और वचन का। लेकिन जो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य आते हैं, हमें वहां भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना लिंग और वचन के हम शुद्ध और अशुद्ध वाक्य नहीं पहचान सकते, क्योंकि वाक्य में अशुद्धि का कारण लिंग भी होते हैं, वचन भी होते हैं। तो इसलिए आपको इन कंडीशन के आधार पर चीजों को करना पड़ेगा कि जिन शब्द के अंत में आ, आव, आपा, पन और नए प्रत्यय होते हैं वो पुल्लिंग है। पर्वतों के नाम सारे पुल्लिंग हैं, महीनों के नाम सारे पुल्लिंग हैं, वारों के नाम सारे पुल्लिंग हैं, चाहे सोमवार से लेकर रविवार तक। और ग्रहों के नाम सारे पुल्लिंग हैं, पृथ्वी को छोड़कर। ठीक है, पेड़ों के नाम सारे पुल्लिंग हैं, लेकिन चमेली, तुलसी, इमली, अलसी को छोड़कर, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। बाकी दुनिया में जितने पेड़ हैं वो पेड़ सारे के सारे क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों, सारे के सारे पेड़ हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। चौथी कंडीशन, अनाजों के नाम सारे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अनाज में ज्वार को छोड़ के, मक्की को छोड़ के, अरहर को छोड़ के, मेथी को छोड़ के। तो ज्वार, मक्की, अरहर, मेथी, ये शब्द चारों के चारों क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ये भी अनाज में आते हैं। अनाज में केवल गेहूं नहीं आता है, अनाज में बाजरा भी आता है, गेहूं भी आता है, चावल भी आता है, चना, मटर, जौ, उड़द भी आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अनाजों के नाम क्या है, पुल्लिंग, लेकिन किसको छोड़कर, ज्वार, मक्की, अरहर और मेथी को छोड़कर, ये इसके अपवाद हैं। क्लियर।
इसके बाद हैं द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जो लिक्विड होते हैं। जैसे पानी लिक्विड है, दूध लिक्विड है, तेल लिक्विड है, घी लिक्विड है, दही लिक्विड है। ये सारी क्या है? लिक्विड पदार्थ जो अपने आप बह जाते हैं। ठीक है, तो ये पानी शब्द, दूध, तेल, घी, दही सब क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। सोना, ये धातु है, सोना, तांबा, लोहा, ये जितने भी होते हैं ये भी सारे के सारे पुल्लिंग हैं, लेकिन किसको छोड़ के? चांदी को छोड़ के। चांदी स्त्रीलिंग है और बाकी जितनी भी धातुएं हैं सारी पुल्लिंग है। सोना है, चांदी है, लोहा है, जस्ता है, तांबा है, पीतल है, सब पुल्लिंग है। लेकिन चांदी स्त्रीलिंग है, पीतल भी पुल्लिंग है, तांबा भी पुल्लिंग है, जस्ता भी पुल्लिंग है, एल्यूमिनियम भी पुल्लिंग है। जितनी भी धातुएं होती हैं सभी धातुएं पुल्लिंग है, चांदी को छोड़ के। रत्नों के नाम सारे पुल्लिंग होते हैं। हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, माणिक, ये सारे के सारे क्या है? पुल्लिंग है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मक्का और मकी में अंतर होता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, अभी जो कंडीशन आपको बताई गई वो कंडीशन क्या थी? एक तो आपको बताया गई मकी अपने आप में, मक्का पुल्लिंग शब्द है, मकी स्त्रीलिंग है। अभी क्या कहा गया था? मक्का में क्या आ गया? यहाँ पे आ गया अंत में। बाजरा में क्या आया? आ आया। सोना में क्या? आ। तांबा में आ, लोहा में आ अंत वाले अधिकांश शब्द। हीरा में आ, पन्ना में आ, मूंगा में आ अंत वाले अधिकांश शब्द पुल्लिंग है। एक पॉइंट। दूसरा कहा ई अंत वाले अधिकांश शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें ई आया। तो मक्का वो होता है जो भुट्टा आने के बाद काटा जाता है, और मक्की वो होती है जो चारे के लिए प्रयोग होती है, ज्यादा लंबी नहीं होती है, उस पर भुट्टा आता है ना। भुट्टा आने से पहले ही इसको कहीं कुकड़ी भी बोला जाता है, कहीं भुट्टा बोला जाता है। आने से पहले चारे के रूप में, पशुओं के खाने के रूप में, चारे के रूप में उसको बोया जाता है। भुट्टा आने से पहले काट लिया जाता है, उसको कहते हैं मक्की। मक्की और मक्का में अंतर है, क्लियर? तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, देह के अवयवों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। देह कहते हैं शरीर को। देह किसे कह रहे हैं? शरीर को कह रहे हैं। तो अवयव किसे कह रहे हैं? शरीर के अंगों को कह रहे हैं, शरीर के भागों को कह रहे हैं। तो देह के अवयवों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, देह के अवयव या भाग जो है वो क्या कहलाए? पुल्लिंग कहलाए। कैसे जी? लेकिन किसको छोड़कर? भुजा को छोड़कर, वहां को छोड़कर, कोहनी को छोड़कर, कलाई को छोड़कर, उंगली को छोड़कर, उंगली को छोड़कर, जीवा जिसे जीव कहते हैं, जीव को छोड़कर, ये सारे अपवाद है। ये क्या है? ये सारे अपवाद है। हमें इसलिए तो कहा पानी है, दही है, मोती है, ये अपवाद है। ई अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन सारे थोड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए जो कह रहे हैं वो तो सुनोगे नहीं, अपना दिमाग लगाओगे ज्यादा। ठीक है, तो यानी कि शरीर के जो भाग है, शरीर के जो अंग हैं, वे अधिकांश शरीर के भागों के नाम, अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे मस्तक, माथे को कहते हैं, दांत है, हाथ है, कान है, गला है, तालू है, रोम है, ये सारे पुल्लिंग। लेकिन इनको छोड़ के भुजा, भुजा क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये भुजा कहलाई। इसी को वहां भी कहते हैं। ये कोहनी है, ये वाली, ये कलाई है और ये उंगली है। अब एक ही हाथ की अगर मैं बात करूं तो हाथ शब्द तो पुल्लिंग है, लेकिन हाथ को जब हम भुजा कह रहे हैं वो भुजा शब्द स्त्रीलिंग है, वहां शब्द स्त्रीलिंग है, ये कोहनी स्त्रीलिंग है, ये कलाई स्त्रीलिंग है, ये उंगली स्त्रीलिंग है और ये जीव स्त्रीलिंग शब्द है। ये भी शरीर के अंग ही है, लेकिन इन शरीर के भागों को, अंगों को छोड़कर बाकी जो शरीर के अंग होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, मैं तो फिर भी आपको 100% चीजें समझा पाता हूँ। उसका रीजन ये होता है कि 2 से 3 तरीके के जो मेथड्स होते हैं उसके साथ आपकी सारी चीजें सामने आपके रखते हैं। ये अपने आप में करोड़ों शब्द हैं जिनका हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग कर रहे हैं। अभी 20 साल अगर आपकी एज है तो आपने लगभग 10 लाख से ज्यादा शब्दों को आपने यूज कर लिया है। अब उनमें से कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है? अब कोई किताब में दिए गए कोई 50, 60, 150 शब्द नहीं है जो किताबों से आप पढ़ते हो। ये तो करोड़ों शब्द है, और उन करोड़ों शब्दों को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पुल्लिंग, कौन सा स्त्रीलिंग? उसका तरीका केवल और केवल यही है। 2 तरीके होते हैं लिंग और वचन को पहचानने के। एक तो ये कंडीशन के आधार पे, जिसके आधार पे आपको बताया जा रहा है, और दूसरा सेंटेंस के आधार पे। सेंटेंस में अगर पुल्लिंग शब्द है तो क्रिया स्त्रीलिंग रहेगी, क्रिया अगर पुल्लिंग है तो शब्द भी पुल्लिंग होगा, क्रिया स्त्रीलिंग है तो शब्द भी स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि सेंटेंस में दी गई क्रिया का लिंग वचन सेंटेंस के दूसरे शब्दों के अनुसार ही फिक्स होता है। इसलिए जब आपको किसी शब्द के बारे में ना पता हो, पानी पिया जाता है कि पानी पी जाती है, दही खाया जाता है कि दही खाई जाती है, दही खट्टा होता है कि दही खट्टी होती है, ऐसे सेंटेंस में प्रयोग करके भी आप पता कर सकते हो कि हमारा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो आप क्या प्रयोग करते हो? पानी पिया जाता है, ठीक है, पानी पी लो, तो ये अपने आप में क्या है? पुल्लिंग हो गया, क्योंकि क्रिया पुल्लिंग की प्रयोग है। पानी पी नहीं जाती है, पानी पिया जाता है। दही खाया जाता है, खाई नहीं जाती है। दही खट्टा होता है, खट्टी नहीं होती है।
ठीक है, तो दही शब्द पुल्लिंग है, इसलिए खट्टा शब्द आएगा, खट्टी नहीं आएगा। ठीक है, दही के साथ खाया शब्द आएगा, खाई नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कई बार क्रियाओं के साथ प्रयोग करके और कई बार नियम कंडीशन का प्रयोग करके आप शब्द को पहचान सकते हो। जलीय भाग, स्थलीय भाग, भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जल में जब हम बात करते हैं नदी की, नाली की, नहर की, लहर की और झील की, ये सारे जलीय भाग है। लेकिन ये सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं और इनको छोड़ के जो भी जलीय भाग आ जाए वो पुल्लिंग है। ये कह रहा है कि जलीय भाग जितने होते हैं ना, जलीय भाग जैसे तालाब है वो भी जलीय भाग है, नाला है जलीय भाग है, समुद्र सागर है, हिंद महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर है, पोखर है, वो सब जलीय भाग है, जल है उनके। लेकिन यहाँ नदी में, नाली में, नहर में, लहर में, झील में भी जल है। लेकिन ये शब्द स्त्रीलिंग है, इनको छोड़ के जो भी जलीय भाग आ जाए, जैसे द्वीप आ गया, टापू आ गया, तो टापू क्या है, द्वीप क्या है, जलीय भाग है, जो तीनों तरफ से जल से घिरा रहता है उसको टापू कहते हैं। तो जो कोई द्वीप है जो समुद्र में के आसपास कहीं बना है और जल से घिरा हुआ है तो वो भी पुल्लिंग है। सागर भी पुल्लिंग है, समुद्र भी पुल्लिंग है, सरोवर तालाब भी पुल्लिंग है, नाला भी पुल्लिंग है, कुआं भी पुल्लिंग है, क्योंकि जलीय भाग है। लेकिन नदी, नाली, नहर, लहर, झील ये स्त्रीलिंग है। पाताल भी पुल्लिंग है, जलीय भाग है। द्वीप भी पुल्लिंग है, जलीय भाग है। समुद्र भी पुल्लिंग है, जलीय भाग है। सरोवर भी पुल्लिंग है, तालाब को कहते हैं, जलीय भाग है। क्लियर? इसके बाद जितने भी देशों के नाम हैं, केवल श्रीलंका को छोड़ के बाकी सभी देशों के नाम पुल्लिंग हैं। श्रीलंका स्त्रीलिंग है, ये अपवाद है। अपवाद क्या होता है, कोई नियम बना, सब पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन, एक दो एग्जांपल ऐसे जिन पर वो नियम काम ही नहीं करता है, वो नियम अप्लाई नहीं होता है, उसको अपवाद कहते हैं। आपके घर में सारे आदमी बढ़िया है, लेकिन घर में एक शैतान बच्चा है जिसपे घर का जो संस्कार है, घर का जो कल्चर है, घर में जो परिसर में कर्मठ आदमी है उनके गुण उस पे आए ही नहीं, तो वो अपवाद हो गया घर का। सारे आदमी बढ़िया, एक आदमी है जो खराब है, तो वो अपवाद हो गया उस घर के लिए। घर में सब पढ़े हुए हैं लेकिन एक आदमी है जो बिल्कुल नहीं पढ़ा, वो अपवाद हो गया उस घर के लिए। घर में सबको बाइक चलानी आती है, सबको स्कूटी चलानी आती है, सबको कार चलानी आती है, लेकिन घर में एक आदमी है जिसकी एज भी है और दूसरे लोगों को लगता है कि इसको आती होगी लेकिन उसने नहीं चलानी सीखी, वो अपवाद हो गया। जैसे मैं अपवाद हूँ, मैं इस धरती पे, इस भारत में पहला ऐसा शख्स हूँ जिसको कार चलानी आती है, हेलीकॉप्टर चलाना आता है, ट्रक चलाना आता है, बस चलाना आता है, लेकिन स्कूटी और बाइक चलानी नहीं आती। ये सच्चाई बता रहा हूँ, धरती का या भारत का पहला ऐसा आदमी हूँ मैं जिसको न तो स्कूटी चलानी आती है, न स्कूटर चलाना आता है, न बाइक चलानी आती है, लेकिन ट्रैक्टर चलाना आता है, गाड़ी चलानी आती है, 4 पहिए की कार, बस चलानी आती है, हेलीकॉप्टर भी चलाना आता है। ये सच्चाई है। तो वो क्या हो गया, अपवाद हो गया। और कोई यकीन नहीं करता, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ कि कोई मुझे लेके गया साथ में बाइक पे बैठा के, ये सोच के कि आते समय ये बाइक चला लेगा, तो वो बोला कि लो जी अब आप पहुंचाओ घर पे। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो बाइक चलानी आती नहीं, तो कोई यकीन ही ना करे। जिस आदमी ने ट्रैक्टर चलाते हुए देखा हो, जिस आदमी ने कार चलाते हुए देखा हो और जिसने बाकी दूसरी चीज गाड़ी चलाते हुए देखा हो, तो कैसे यकीन कर लेगा कि इसको बाइक चलानी नहीं आती और सच में बाइक चलानी नहीं आती। क्योंकि मैं बाइक पे पीछे बैठा तो बहुत बार हूँ लेकिन मैंने चलाई कभी नहीं, तो वो अपवाद हुआ। वो क्या हुआ, वो अपवाद हुआ कि ऐसा एक दो आदमी मिलेगा। श्रीलंका क्या है, अपवाद है। जितने भी देशों के नाम है ना, भारत है, जर्मनी है, जापान है, थाईलैंड है, इटली है, एनीथिंग, कोई सब पुल्लिंग देशों के नाम, सारे के सारे पुल्लिंग हैं, एक श्रीलंका को छोड़ के। तो ये आपको ध्यान रखना है। देश शब्द पुल्लिंग है, नगर पुल्लिंग है, आकाश पुल्लिंग है, घर पुल्लिंग। वर्णमाला में ये 3 वर्ण, एक तो छोटा ई, एक बड़ा ई और एक ये री, ये ज्यादातर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। बाकी वर्णमाला के ज्यादातर जो होते हैं हमारे वर्ण, ठीक है, वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे ए, उ, आई, ओ, क्या 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 ये सब पुल्लिंग। लेकिन ये जो वर्ण होते हैं ये क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग। नित्य पुल्लिंग, नित्य का मतलब हमेशा, नित्य का मतलब सदैव, नित्य का मतलब क्या हुआ, सदैव। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, उनका कोई स्त्रीलिंग रूप बनता ही नहीं है। उनका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए हमें मादा शब्द लगाना पड़ेगा, जैसे मादा तोता, ठीक है, मादा मच्छर, मादा मच्छर, मादा कौवा, मादा बिच्छू, मादा मादा बिच्छू। जैसे रीछ शब्द है, पुल्लिंग है। भालू शब्द पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग बनाना है रीछ का, भालू का, तो मादा भालू होगा। खरगोश शब्द पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा खरगोश होगा। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका आप तोता से तोती नहीं बना सकते, मच्छर से मछली नहीं बना सकते, कौवा से कौवी नहीं बना सकते, बिच्छू से बिच्छी नहीं बना सकते, क्योंकि ये नित्य पुल्लिंग है। इनका प्रयोग होता ही केवल पुल्लिंग में है, पुरुष जाति में। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें, आपको ध्यान रखना है, इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। और ध्यान रखना है, नर कुछ नहीं कहते हैं, दिक्कत मादा उसकी है। आप मादा तोता को छोड़ के छेड़ के देखो एक बार, इतनी आवाज निकालेगी, चुप ही नहीं होगी, सर में दर्द कर देती है। ये सच्चाई है, हकीकत है। नर मच्छर काट लेता तो कुछ नहीं होगा, मादा मच्छर के काटने से ही डेंगू होता है। नर वाला दिन में 10 बार काटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है इंसान को, मादा अगर काट लेगा मच्छर तो समझ लो डेंगू हो गया।
प्लेटलेट्स डाउन। ऐसे ही नर कौवा कुछ नहीं करेगा, चुपचाप बैठेगा। और मादा कौवा अगर है उसके आसपास, घोंसले के आसपास चले गए आप, या जहां खाना रखा है उसके आसपास चले गए, तो आपके सर में चोंच मार मार के परेशान कर देगी मादा। ऐसे ही नर बिच्छू के काटने से कोई दिक्कत नहीं होती है, ज्यादा जलन नहीं होती है, हल्का सा दर्द होता है। मादा बिच्छू अगर काट ले तो ध्यान रखना, डॉक्टर से पहले बात नहीं बनेगी, इसलिए खतरनाक मादा है, नर नहीं है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये नित्य पुल्लिंग कहलाते हैं, अर्थात हमेशा पुल्लिंग। इनका स्त्रीलिंग अगर बनाना है तो कैसे बनेगा, जैसे मैंने कहा रीछ भालू पुल्लिंग है, तो उसका रीची या भाली नहीं हो जाएगा, स्त्रीलिंग मादा भालू मादा रीछ, ठीक है। ऐसे खरगोश, मादा खरगोश। तो ये क्या कहलाए हमारे नित्य पुल्लिंग शब्द। अगर ये समझ में आ गए हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, जिस कीजिए, और जिसका जो डाउट है वो अपना डाउट पूछिए। यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई। अनुज, मुस्कान, अंकित, गौतम, सत्यम, साक्षी, मुकेश, एमडी, विशाल, विपुल, प्रवीण, प्रदीप, यश, भारती, संगम, आकाश, अंशु, बॉबी, यश, पूजा, अश्विनी, प्रीति, प्रियंका, प्रवीण, प्रदीप, मोनू, संगम, धर्मेंद्र, यश, प्रवीण, यशपाल, ऋषि, आजाद, सोनू, कपिल, किरण, संजय, मनोज, अरुण, सत्यम, अश्विनी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर जी। चलो, किसी का कोई डाउट? किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। आपके कमेंट चले गए, एक बार कमेंट को लगा लेता हूँ। जी जी, वेरी गुड। चलो जी, नहीं सबका नाम आया, कुछ बच्चे एक साथ कमेंट करते हैं तो निकल जाता है, ऐसा नहीं है, सबके कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। बबलू है, शिवम है, श्रीश है, सत्यम है, विवेक है, राजेश है जी। जी, भारत को माता नहीं कहा जाता है, ठीक है। भारत भूमि को माता कहा जाता है, क्योंकि भूमि स्त्रीलिंग है, ठीक है। कई बार कुछ शब्द हम साइलेंट रखते हैं, भारत शब्द तो पुल्लिंग है, पाकिस्तान भी पुल्लिंग है, क्लियर। चलो, आ जाओ स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान पे। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख लगा होता है वो क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ईंख, भूख, चोक, राख, ऐसे में लिख देता हूं देख, ऐसे लिख देता हूं रेख, ठीक है। तो जिन शब्दों के अंत में खैवण लगा हुआ है वो स्त्रीलिंग हो गए। जैसे आ अगर आता है तो पुल्लिंग होते हैं, ऐसी खैवण आ गया ईक में, भूख में, चोक में, राख में, देख में, रेख में, तो स्त्रीलिंग। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट लगा हो, वट लगा हो, हट लगा हो, भाववाचक संज्ञा उन्हें कहते हैं जिनका हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, केवल और केवल जिनको महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मिठास है, भाववाचक संज्ञा, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। सुंदरता है, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। तो जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट लगा है, झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट, तो जहां भी भाववाचक संज्ञाएं हैं ये सारी, झंझट को, आहट को, चिकनाहट को आप छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो। बनावट, सजावट को केवल महसूस कर सकते हो। तो जिन भाववाचक संज्ञाओं को आप छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो केवल, अगर उनमें ट, हट और वट प्रत्यय लगा है तो वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द। अनुस्वारांत, जिस शब्द के अंत में अनुस्वार लगा हो, जैसे स्वम शब्द है, यहाँ पे बिंदी आ गई, स्वम में अंत में आ गया ना अनुस्वार, अनुस्वार इसी को तो कहते हैं भाई। शब्द को हम ये तो इस रूप में लिखेंगे स्वम, क्योंकि ये मैं के स्थान पे तो यहाँ अनुस्वार आया है। तो जिन शब्दों के अंत में अनुस्वार आया है वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों में ई लगा होता है अंत में, जैसे रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, सब में ई आया है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। उकारांत शब्द है जो बड़े ऊ वाला है, जैसे यहाँ पे लुहू में आ गया बड़ा ऊ, ऐसे ही वधू में आ गया, वधू में बड़ा ऊ आ गया। तो यहाँ जब बड़ा हुआ है, इसमें भी बड़ा हुआ है, तो ये भी स्त्रीलिंग होंगे। जिन शब्दों के अंत में तय बन आया है, रात है, बात है, छत है, भीत है, इनका अंतिम वर्ण तय है। जैसे जिस शब्द का अंतिम वर्ण ख था तो स्त्रीलिंग है, ऐसे जिस शब्द का अंतिम वर्ण तय है वे भी स्त्रीलिंग है। सकारांत, जिस शब्द का अंतिम स हो, ये वाला दंतव्य स जिसको कहते हैं, सपेरे वाला स अगर है किसी शब्द के अंत में तो वो भी स्त्रीलिंग कहलाता है, क्योंकि हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान बता रहे हैं। जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, दुनिया की कोई भी भाषा हो, ये सारी की सारी भाषाएं, सारी की सारी बोली, सारी की सारी लिपि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, हिंदी, संस्कृत ये भाषाएं, देवनागरी की लिपि है, पहाड़ी एक बोली है, तेलुगु भाषा है, पंजाबी भाषा है, जितनी भी दुनिया की भाषाओं के नाम है, बोलियों के नाम है, लिपियों के नाम है, वो सारे के सारे स्त्रीलिंग कहलाएंगे। जर्मनी भी एक भाषा है, फ्रेंच भी एक भाषा है, ब्राह्मी लिपि भी है, खरोष्टी लिपि भी है। लुइस ब्रेल का कल जन्मदिन था,
ठीक है, जो ब्लाइंडों के लिए उन्होंने एक लिपि बनाई थी, तो वो क्या थी, ठीक है, ब्रेल लिपि, वो भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सभी भाषाओं के, सभी लिपियों के, सभी बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में इया आता है वे स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों के अंत में क्या आता है, इया आता है, वे स्त्रीलिंग है। जैसे कुटिया, ठीक है, इसमें भी आया खटिया, लुटिया, चिड़िया। यहाँ पे शब्द ले लिया हमने बुढ़िया, यहाँ पे शब्द ले लिया हमने डलिया, एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। कि बुढ़िया हो, डलिया हो, बिटिया हो, कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया। इया प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है। बूढ़ा में इया लगाया तो बुढ़िया बना लिया, बेटा में इया लगाया तो बिटिया बना लिया। ठीक है, तो इया प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है। नदियों के नाम सारे स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को छोड़ के, इसको छोड़ के, ब्रह्मपुत्र नदी को छोड़ के, और इसके साथ सिंधु नदी को छोड़कर, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी को छोड़कर, जैसे यमुना है, गंगा है, गोदावरी है, ताप्ती है, घाघरा है, सरस्वती है, सारी नदियां स्त्रीलिंग हैं। इन दो नदियों को छोड़कर, एक ब्रह्मपुत्र और एक सिंधु। ब्रह्मपुत्र में पुत्र शब्द है जो पुल्लिंग बना गया इस शब्द को, और सिंधु में छोटा ऊ है जो पुल्लिंग बना गया इस शब्द को। तो इन दो नदियों को छोड़कर, ये दोनों अपवाद है। अपवाद का मतलब क्या है, कोई नियम बना, सब पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन इन दो पे अप्लाई नहीं हो रहा है। जितनी भी नदियों के नाम है सारे स्त्रीलिंग, लेकिन सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी को छोड़कर। तिथियों के नाम पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, अमावस्या, ये जितनी भी तिथि है, पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, जितनी भी तिथियां हैं, आपको ये ध्यान रखना है, सारे के सारे क्या कहलाती है, स्त्रीलिंग। पृथ्वी एक ग्रह है, बाकी सारे के सारे ग्रह, चाहे सूर्य है, चंद्र है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, वरुण, यम, सारे के सारे जितने भी ग्रह पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी भी एक ग्रह है, ये स्त्रीलिंग। तो मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है, वरुण है, यम है, सारे पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे अश्विनी, रोहिणी, भरणी, लेकिन एक होता है अभिजीत नक्षत्र, ये पुल्लिंग है। क्या होता है, अभिजीत नक्षत्र होता है, ये क्या है, ये पुल्लिंग है, अभिजीत नक्षत्र। क्लियर। अश्विनी है, ई की मात्रा आई है, रोहिणी है, भरणी है, इससे भी पहचान सकते हैं। तो नक्षत्रों के नाम है अश्विनी, रोहिणी, भरणी, सब स्त्रीलिंग, लेकिन एक अभिजीत नक्षत्र होता है, वो पुल्लिंग है। तो अभिजीत नक्षत्र को छोड़कर सभी नक्षत्रों के नाम क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। नित्य स्त्रीलिंग शब्द, जैसे नित्य पुल्लिंग होता है। अब कोयल है, मैना है, चील है, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन इनका पुल्लिंग बनाना है तो क्या बनेगा, नर लगाना पड़ेगा, नर कोयल, और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, नर मैना, और यहाँ पे नर चील। ठीक है, ऐसे ही कछुआ है पुल्लिंग, तो मादा कछुआ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये नर जो लगा है, क्योंकि कोयल का आप कोयले नहीं बना सकते, मैना का मैनी नहीं बना सकते। तो नित्य मतलब हमेशा जो स्त्रीलिंग होते हैं वो ये शब्द है। शब्दों का लिंग परिवर्तन, शब्दों का लिंग परिवर्तन कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ नर शब्द ले लिया, इसमें ई लगाया तो इससे नारी शब्द बन जाएगा। ऐसे ही हमने यहाँ बेटा शब्द लिया, बेटा, इसमें ईया लगाया तो इससे बेटिया शब्द बन गया। क्लियर। यहाँ पे हमने सुनार शब्द ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं सुनार, इसमें इन लगाया तो सुनारिन शब्द बन गया, सुनारिन। यहाँ हमने दा लगाया, इसमें नी, तो दानी बना लिया। यहाँ देवर शब्द लिया, आनी लगाया, आनी, तो इससे देवरानी शब्द बन गया। यहाँ चौधरी शब्द लिया, चौधरी, इसमें आइन लगाया, क्या लगाया इसमें, आइन, तो चौधराइन शब्द बन गया। यहाँ पे अज शब्द लिया, अज कहते हैं बकरे को, आ प्रत्यय लगाया इसमें तो अजा बकरी बना लिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम ई का प्रयोग करते हैं, इया का, इनका, नी का, आनी का, आइन का, आ का, इका का, इनी का प्रयोग करते हैं। जिस शब्द के अंत में इनी हो, इका, आ, आइन, आनी, नी, इन, इया और ई हो, वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। वे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द। नर में ई लगा के नारी बनाई, ये पुल्लिंग है। नर, बेटा, सुनार, दा, ये सब पुल्लिंग शब्द थे। देवर, चौधरी, सब पुल्लिंग। अज, बकरा पुल्लिंग थे, इनमें प्रत्यय जोड़ दिया, स्त्रीलिंग शब्द बना दिए। ये कहना ना लिंग परिवर्तन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाओगे, इन प्रत्ययों का प्रयोग करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। प्रधानमंत्री पधार रहे हैं तो रहे हैं प्रधानमंत्री, पुल्लिंग हो गया वो। ठीक है, इसके बाद में लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही है, तो जा रही है तो क्या है, स्त्रीलिंग हो गया। इसका मतलब क्या है, प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में किया जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री उभयलिंग कहलाता है। डॉक्टर घर चली गई तो ये स्त्रीलिंग, और डॉक्टर बुला रहे हैं तो ये पुल्लिंग। तो डॉक्टर का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में आप करते हो, इसलिए डॉक्टर उभयलिंग कहलाता है। कई बार हमें क्रिया बता देती है कि कौन सा शब्द क्या है। यहाँ क्रिया रहे हैं, यहाँ रही है,
यहाँ चली गई, ठीक है, यहाँ बुला रहे हैं तो पुल्लिंग, चली गई तो स्त्रीलिंग। तो सेंटेंस में दी गई क्रिया से भी हम शब्दों की पहचान करते हैं। आपको बताया गया कि प्रधानमंत्री उभयलिंगी है, ठीक है, मंत्री भी उभयलिंग है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, मैनेजर है, ये सारे उभयलिंगी होते हैं। और लिंग वाला जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो गया। और कल जो हम टॉपिक लेंगे वो टॉपिक लेंगे वचन वाला। कौन सा पढ़ेंगे? वचन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। दूसरी चीज आप ये ध्यान रखना है कि मेरा ऑफलाइन बैच आ रहा है मुखर्जी नगर में 10 तारीख से। तो 10 जनवरी से हम ऑफलाइन मुखर्जी नगर में अपना कंटिन्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। कई बड़ी बड़ी भर्ती है जिसको ध्यान में रख के बैच लेके आया गया। एक तो केवीएस है, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में वैकेंसी आई है, पीआरटी, टीटीटी, पीजीटी की उनकी अच्छी खासी वैकेंसी है। इसके बाद इसी महीने के लास्ट तक जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। बड़ी भर्ती है यूपी पुलिस कांस्टेबल। मार्च के आसपास लगभग यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में 100%। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई एक बड़ी भर्ती है। इसके साथ हरियाणा, राजस्थान के अंदर यूपी की भर्तियां हैं।